आज आपकी प्यारी शिखा में एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक नए विषय के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय क्या है? तो बच्चों, हमारा आज का विषय व्याकरण में विसर्ग संधि है। देखिए, विसर्ग संधि क्या होती है? जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग के बाद जो हमारा दूसरा शब्द होता है और उसको पहले शब्द विसर्ग को हम तो दूसरे शब्द का स्वर या व्यंजन आता है उसमें, उसके साथ हम इसको बदल देते हैं और जो बदलाव करने की प्रक्रिया होती है वो विसर्ग संधि होती है। जैसे देखिए, मनः अनुकूल, तो इसमें मनः विसर्ग लगा हुआ है। अनुकूल, तो जब इसको हम परिवर्तन करके लिखेंगे तो लिखा जाएगा मनोनुकूल। अब आगे देखिए, जो विसर्ग संधि के जो नियम होते हैं वो कौन से होते हैं? चलिए आगे देखिए। क, यदि विसर्ग के बाद च, छ, श व्यंजन आए तो विसर्ग में श हो जाता है। यानी कि विसर्ग के बाद जो हमारा दूसरा शब्द होता है उसके प्रथम शब्द में च, छ या श, यानी कि यहाँ पर च, छ और श आगे ना विसर्ग का जो पहला शब्द है उसके बाद में विसर्ग है और दूसरे शब्द के पहला जो हमारा स्वर या व्यंजन होते हैं तो उसमें च, छ और श ये तीन शब्द आ जाए तो जब हम विसर्ग संधि को उसको परिवर्तन करेंगे या बदलाव के साथ लिखेंगे तो उसमें च और छ और श इन तीनों की जगह पर श के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी कि आधा श हो जाता है। जैसे दुह चरित्र, हमारा जो दा पर विसर्ग लगा है तो उसको कैसे बोलेंगे? दुह, यानी कि दुह चरित्र। दुह चरित्र को मिला के जब हमने लिखा तो क्या हो गया? हमारा दुष्चरित्र, यानी कि च आया है, हमारा च व्यंजन आया है। तो जब हम इसको विसर्ग संधि में परिवर्तन करेंगे इसका, तो जो च है वो हमारा किस में आ जाएगा? आधा श में, यानी कि दुष्चरित्र। आगे देखिए, निह छल, निह और छल को मिला के जब हम इसका बदलाव करेंगे, इसको मिला के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? निश्चल। देखिए, छ आया है, छ भी आ गया, तो यानी कि छ और जो हमारा विसर्ग है वो किस में बदल जाता है? आधे श में। तो ये हो गया आपका निश्चल। आगे देखिए, दुह शासन। अब दुह और शासन को मिला के जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? दुशासन, यानी कि आधा श। देखिए, च, छ और श, च, छ, श तीनों शब्द आए हैं यहाँ पर और तीनों को मिला के जब हमने लिखा तो ये देखिए, इसमें भी आधा श हुआ, इसमें भी आधा श है और यहाँ भी हमारा आधा श है। आया ना इतना समझ में? अब देखिए, ख, यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आरंभ में त या स हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे दिया है हमारा यहाँ पर आपका पहले शब्द के अंत में, ये पहला शब्द है, इसके अंत में विसर्ग आ गया है ना, और विसर्ग आ गया दूसरे शब्द के आरंभ में त या स हो, दूसरे शब्द के आरंभ में त या स हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नमस्ते, यानी कि जो विसर्ग है वो किस में आ जाता है? स में, यानी कि आधा स। देखिए, नमस्ते। ठीक है। अब देखिए, नेह सहायक, तो प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग आ गया और दूसरे शब्द के आरंभ में स आ गया, तो यानी कि इसमें दिया है ना त या स हो तो आरंभ में, तो जो विसर्ग क्या बन जाता है? स। देखिए यहाँ पर स, यानी कि आधा स बन गया निस्सहाय। समझ में आया ना इतना आपको? तो अब जो हमारे विसर्ग संधि के नियम है वो हम आगे करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, आगे के वो नियम देखिए। ग, यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आरंभ में क, च, प या फ हो तो विसर्ग श, षटकोण वाला श है, यानी कि आधा नीचे हलंत लगा हुआ तो श में बदल जाता है। देखिए, पहले शब्द के अंत में क्या है? विसर्ग। देखिए, ये विसर्ग हो गया और दूसरे शब्द के आरंभ में, ये
दूसरा शब्द हो गया, तो दूसरा शब्द का आरंभ क्या हुआ? क। ठीक है, यानी कि पहला जो शब्द है उसके अंत का विसर्ग और दूसरे शब्द के आरंभ का क। तो जब हमारा ये आरंभ में क, च, प या फ आए तो यहाँ पर विसर्ग हमारा जो है किस में बदल जाता है? श में। जैसे निह कपट, निह कपट को जब हम मिलाकर लिखेंगे तो जो हमारा विसर्ग है वो किस में बदलेगा? श में। जैसे निष्कपट, विसर्ग हट के यहाँ पर श आ गया ना, आधा श, निष्कपट। ऐसे ही धनुः टंकार, यानी कि पहले शब्द का विसर्ग, अंत का विसर्ग और दूसरे शब्द के आरंभ का ट। देखिए ट इसमें आया, ट। तो जब हम धनु और टंकार को मिलाकर लिखेंगे तो जो हमारा विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? श में। तो हमारा मिलाकर क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। ठीक है, अब आगे देखिए, निह फल आ गया ना, पहले शब्द के अंत में विसर्ग आया और दूसरे शब्द के आरंभ में फ। देखिए यहाँ पर फ आया है, फ। तो यहाँ पर जो विसर्ग है हमारा, ये विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा? श में। तो देखिए निह फल, निह फल को मिलाकर लिखा तो क्या हुआ? निष्फल। ठीक है, आगे देखिए, निह पाप। देखिए यहाँ विसर्ग है और यहाँ पर दूसरे शब्द के आरंभ में क्या दिया है? प। तो निह और पाप को मिलाकर जब हम लिखेंगे तो हमारा विसर्ग जो है किस में बदल जाएगा? श में। तो मिलाकर क्या हो गया? निष्पाप। ठीक है, आया ना समझ में? जब हम विसर्ग को बदलते हैं और हमारा जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द के जो आरंभ में ध्यान रखिएगा क, ट, प और फ आ जाए यहाँ पर दूसरे शब्द के आरंभ में, और प्रथम शब्द के अंत में अगर विसर्ग आ जाए तो हमारा जो विसर्ग होता है वो श में चेंज होता है, श षटकोण में, आधे श में चेंज होता है, बदलता है। अब देखिए घ नंबर, यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आरंभ में र आया हो तो विसर्ग का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी कि देखिए, जैसे नेहा, पहले शब्द के अंत में विसर्ग आ गया और दूसरे में हमारा क्या आ गया? र। राया यहाँ पर आरंभ में, दूसरे शब्द के आरंभ में राया, तो जो हमारा विसर्ग है वो हमारा किस में बदल जाता है? दीर्घ में। यानी कि जो हमारी जो न पर ई की मात्रा लगी हुई है ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। तो जो ये जो मात्रा है हमारा, इस जगह पर विसर्ग की जगह पर ये दीर्घ में बदल जाएगी, यानी कि दीर्घ स्वर नी। जो नेह है ये किस में आ जाएगी? नी, और विसर्ग हट जाएगा। तो यहाँ पर ने रस को मिलाकर बना नीरस। ऐसे देखिए, नेह रज, यहाँ भी ई है यानी कि ह्रस्व स्वर आया, तो जब इसको हम संधि करेंगे इसकी, तो जो हमारा नि है, विसर्ग है, वो किस में आ जाएगा? दीर्घ हो जाता है यहाँ पर। तो ने रज का हो गया नीरज। बिल्कुल ऐसे ही नेह रव, नेह रव का हो गया नीरव। समझ में आया बच्चों? तो जो हमारे विसर्ग संधि के आगे के जो नियम है वो आपको अगली कक्षा में बताएंगे। ठीक है।